कहानी की शुरुआत में हम मॉरिस नाम के एक शातिर चोर को देखते हैं जिसे बैंक से चोरी के केस में पुलिस ने पकड़कर उम्र भर की कैद के लिए दुनिया की सबसे सिक्योर जेल अल्काट्राज में कैद करने के लिए ले जा रहे होते हैं। अल्काट्राज एक ऐसी जेल है जिसे समंदर के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बनाया गया है। यानी अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर भी आता है तब भी वो भाग नहीं सकता, क्योंकि आगे उसका रास्ता पानी रोक लेता है। इसलिए इस जेल को दुनिया का सबसे सिक्योर जेल का दर्जा हासिल था। यहाँ सिर्फ दुनिया के टॉप क्रिमिनल्स को रखा जाता, लेकिन जल्द ही इस जेल का रुतबा मिट्टी में मिलने वाला था, क्योंकि अब इस जेल में एंट्री हो चुकी थी फ्रैंक मॉरिस नाम के एक शातिर चोर की, जो पहले भी कई बार जेल तोड़कर भाग चुका है। लेकिन इस बार मॉरिस थोड़ा घबरा गया, क्योंकि ये जेल बहुत ज्यादा ही सिक्योर थी। मगर मॉरिस को यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बितानी थी। वो जल्द से जल्द इस जेल से भागना चाहता था। जेल में एंटर होते ही मॉरिस भाग जाने का सोचने लगा। मॉरिस को सर से पांव तक पुल चेकिंग करके उसे एक सेल में लॉक कर दिया जाता है। एक गार्ड आकर मॉरिस से कहता है, वेलकम टू अल्काट्राज, और यहाँ से होती है असली कहानी शुरू। तभी अचानक एक बेल बजती है और सभी सेल के गेट ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। अफसर कैदियों को बाहर बुलाते हैं। इस जेल का डिसिप्लिन भी बहुत सख्त है। कैदियों को साफ सफाई और अपने टाइम पर सेल में जाने के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सब एक जैसे यूनिफॉर्म पहनकर लाइन में ब्रेकफास्ट खाने आ जाते हैं। मॉरिस के सामने लिटमस नाम का एक कैदी होता है। मॉरिस पूछता है कि मुझे तो कांटा ही नहीं मिला, अब मैं नूडल्स कैसे खाऊंगा? लिटमस उसे कहता है, अबे ये तेरा घर नहीं है, जो मिला है उसे चुपचाप खा ले। तभी वुल्फ नाम का एक खतरनाक कैदी मॉरिस को चिढ़ाने लगता है। वुल्फ से जेल में हर एक कैदी तंग था। वो यहाँ हर एक कैदी पर अपनी मनमानी चलाता था और उस पर बलात्कार के ढेर सारे केस भी हैं। इस जेल में एक से बढ़कर एक खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। यहाँ लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है और इस दौरान मॉरिस उसे अपनी प्लेट दे देता है। जब मॉरिस टेबल के नीचे से देखता है तो उसे पता चलता है कि लिटमस खुद खाना नहीं खा रहा, बल्कि एक चूहे को दे रहा है। रात को एक यार्ड मॉरिस को वार्डन के पास ले जाता है। जब मॉरिस वार्डन के ऑफिस में पहुंचता है तो वार्डन मॉरिस से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही शार्प माइंड हो और बहुत इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन वो सब यहाँ किस काम का, क्योंकि तुम्हारे जैसे यहाँ कितने आए और गए, पर यहाँ से कोई बच नहीं पाया। यहाँ कैदी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। 2 महीने में एक बार ही कोई तुमसे मिलने आ सकता है, और वो भी तब अगर मेरा मूड अच्छा हो। वार्डन बहुत ही सख्त इंसान है, जो जरा सी गलती पर भी कैदियों को बहुत से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता है। वार्डन कहता है, यहाँ से भागने का सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। गार्ड पर हमला होते ही पूरे जेल में सायरन बजने लगते हैं। चारों तरफ से गार्ड दौड़ते हुए आते हैं। सभी कैदियों को जमीन पर लेटने का ऑर्डर दिया जाता है। मॉरिस और वुल्फ दोनों को हथकड़ियां लगाकर अलग अलग ले जाया जाता है। वुल्फ को तुरंत डार्क सेल में डाल दिया जाता है और मॉरिस को बेरहमी से पीटकर उसके सेल में बंद कर दिया जाता है। रात को मॉरिस दर्द से करा रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग किसी और ही चीज में लगा होता है। अब उसे पक्का यकीन हो चुका था कि अगर ज्यादा दिन यहाँ रहा तो या तो वुल्फ उसे मार देगा या वार्डन उसे। उसी रात मॉरिस पहली बार अपने सेल की दीवार को ध्यान से देखता है। वो देखता है कि वेंट के आसपास की दीवार थोड़ी कमजोर है, सीमेंट पुराना है। अगले दिन मॉरिस को कारपेंट्री शॉप में भेजा जाता है। वहां लकड़ी काटी जा रही होती है, फर्नीचर बनाया जा रहा होता है। मॉरिस का ध्यान काम में कम और औजारों में ज्यादा होता है। वो देखता है कि वहां नेल फाइल, चम्मच, छोटे ड्रिल बिट और ब्लेड जैसे टूल्स हैं। वो एक टूटी हुई नेल फाइल चुपचाप अपनी पैंट में छुपा लेता है। रात को जब सब सो जाते हैं, मॉरिस धीरे धीरे उस नेल फाइल से वेंट के आसपास की दीवार कुरेदना शुरू करता है। शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन 3-4 दिन बाद दीवार से हल्की हल्की रेत गिरने लगती है। मॉरिस को उम्मीद की एक किरण दिखने लगती है। कुछ दिन बाद मॉरिस की दोस्ती 2 भाइयों से होती है, जॉन एंगलिन, क्लैरेंस एंगलिन। दोनों बैंक लुटेरे थे, लेकिन दिल के बुरे नहीं थे। मॉरिस जब उनसे बात करता है तो उसे पता चलता है कि उनके सेल भी ठीक उसके बगल में है और उनके वेंट भी कमजोर हैं। मॉरिस उन्हें अपनी प्लानिंग बताता है। शुरू में दोनों डर जाते हैं, लेकिन जब मॉरिस उन्हें अपनी आधी टूटी हुई दीवार दिखाता है तब दोनों मान जाते हैं। अब तीनों हर रात काम शुरू करते हैं। वे चम्मचों से दीवार खोदते, रेत को अपनी पैंट में भरकर यार्ड में टहलते वक्त जमीन पर गिरा देते ताकि किसी को शक न हो। धीरे धीरे तीनों के वेंट इतने बड़े हो जाते हैं कि एक इंसान निकल सकता था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी, रात को गार्ड जब चेकिंग करेगा तो खाली बेड देखकर पकड़ लेगा। यहीं से मॉरिस का असली दिमाग चलता है। कारपेंट्री शॉप से वे साबुन,
टिश्यू पेपर और टूथपेस्ट चुराते हैं, उनसे नकली इंसानी चेहरे बनाते हैं। असली बाल वे नाई की दुकान से उठाते हैं। वे इतने परफेक्ट नकली सिर बनाते हैं कि अंधेरे में कोई गार्ड फर्क नहीं पहचान सकता। अब दूसरा बड़ा प्रॉब्लम था समंदर, ठंडा, तेज बहाव और कई किलोमीटर चौड़ा। तब मॉरिस रेनकोट चुराने की प्लान बनाता है। 50 से ज्यादा रेनकोट इकट्ठा करके वे उनसे एक रबर की नाव और लाइफ जैकेट बनाना शुरू करते हैं। कारपेंट्री शॉप में मिले मोटर के गर्म हवा वाले पाइप से वे रेनकोट चिपकाते हैं। हर रात रिस्क, हर रात मौत का डर। एक बार गार्ड अचानक सेल में आ जाता है। मॉरिस जल्दी से दीवार पर पोस्टर चिपका देता है। गार्ड शक की नजर से देखता है लेकिन चला जाता है। तीनों समझ जाते हैं अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वार्डन को भी शक होने लगा था। एक दिन वार्डन अचानक सेल ब्लॉक में आता है, दीवार पर हाथ मारता है। तुम लोग कुछ छुपा रहे हो, वो कहता है। गार्ड दीवार पर जोर से मारता है, सीमेंट थोड़ा गिरता है। मॉरिस का दिल रुक सा जाता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ कोई कैदी लड़ाई शुरू कर देता है और वार्डन वहां चला जाता है। उसी दिन तीनों तय कर लेते हैं अब भागना ही होगा। भागने की तारीख फिक्स होती है 11 जून रात के करीब 11:30 बजे। पूरी जेल में सन्नाटा पसरा हुआ था। समंदर की ठंडी हवा जेल की दीवारों से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। गार्ड अपनी रूटीन चेकिंग कर चुके थे। मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस तीनों अपने अपने बेड पर लेटे हुए थे, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। तीनों ने अपने बेड पर नकली सिर रख दिए थे। असली बाल, असली स्किन कलर, सब कुछ परफेक्ट। अगर कोई गार्ड देखे तो यही लगे कि कैदी गहरी नींद में सो रहे हैं। रात के करीब 11:15 बजे मॉरिस धीरे से उठता है। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था गार्ड्स बाहर से सुन लेंगे। वो चुपचाप अपने वेंट की तरफ बढ़ता है। हल्का सा धक्का और वही दीवार जिसे महीनों कुरेदा गया था टूट जाती है। मॉरिस पहले निकलता है, उसके पीछे जॉन, फिर क्लैरेंस। तीनों एक एक करके वेंट से बाहर आ जाते हैं। वेंट के पीछे एक पतली सी सर्विस टनल थी जो सीधी ऊपर छत की ओर जाती थी। तीनों पाइप पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ते हैं। नीचे देखो तो सीधी मौत, ऊपर देखो तो आजादी। छत पर पहुंचती ही तेज ठंडी हवा चेहरे पर लगती है और सामने काला समंदर। लेकिन अभी असली खतरा बाकी था। छत पर एक छोटा सा दरवाजा था जो सिर्फ गार्ड इस्तेमाल करते थे। मॉरिस ने पहले से उसका एक पेंच ढीला कर रखा था। धीरे, बहुत धीरे, चन, दरवाजा खुलता है। तीनों रेंगते हुए बाहर आते हैं। अब उन्हें पूरी छत पार करनी थी, जहां वॉच टावर सीधा दिखाई देता था। टावर में गार्ड था, हाथ में राइफल। एक भी हलचल और तीनों वहीं खत्म। तीनों पेट के बल सरकते हैं। हर सेकंड लगता है जैसे अब गोली चलेगी, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। वे छत के उस कोने तक पहुंच जाते हैं जहां से नीचे किचन के ऊपर का हिस्सा था। वहीं उन्होंने महीनों पहले अपने बनाई हुई रबर बोट और लाइफ जैकेट छुपा रखी थी। अब अगला स्टेप था नीचे उतरना। मॉरिस रस्सी फेंकता है। पहले जॉन उतरता है, फिर क्लैरेंस, फिर मॉरिस। जैसे ही तीनों नीचे पहुंचते हैं, अचानक दूर वॉच टावर से रोशनी घूमती है। तीनों दीवार से चिपक जाते हैं। लाइट कुछ सेकंड रुकती है, फिर दूसरी तरफ घूम जाती है। तीनों की सांस वापस आती है। अब वे जेल की आखिरी दीवार के पास थे। उस दीवार के पार खुला समंदर। वे जल्दी जल्दी जैकेट पहनते हैं, रबर बोट फुलाते हैं। हाथ कांप रहे थे लेकिन दिमाग बिल्कुल शांत था। फिर तीनों मिलकर नाव को पानी में उतारते हैं। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लहरें तेज थी और अंधेरा इतना गहरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मॉरिस धीरे से कहता है, अब पीछे देखने का टाइम नहीं है, और तीनों चुपचाप नाव में बैठ जाते हैं। पैडल चलती है, छप छप। हर आवाज मौत को बुलाने जैसी लग रही थी। जेल धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, लेकिन समंदर मजाक नहीं कर रहा था। लहरें नाव को उछाल रही थीं, ठंड शरीर सुन्न कर रही थी। क्लैरेंस का हाथ फिसलता है, वो लगभग पानी में गिर जाता है। मॉरिस उसे पकड़ लेता है। मरना है क्या, संभल, वो फुसफुसाता है। अब करंट तेज हो जाता है, नाव गोल गोल घूमने लगती है। कुछ देर तक उन्हें समझ ही नहीं आता कि वे आगे जा रहे हैं या पीछे। लेकिन मॉरिस ने पहले ही सब स्टडी किया था। वो तारों को देखकर दिशा पकड़ता है और पैडल उसी ओर मोड़ देता है। करीब 1 घंटे की जंग के बाद उन्हें दूर कुछ काला सा दिखता है। जमीन। अब ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। आखिरी हिम्मत लगाकर तीनों नाव आगे बढ़ाते हैं और फिर नाव किसी चीज से टकराती है। धप। तीनों पानी में कूद जाते हैं। घिसटते हुए, लड़खड़ाते हुए वे किनारे पहुंचते हैं। वे जिंदा थे। वे अल्कत्राज से बाहर थे। तीनों वहीं रेत पर गिर जाते हैं, हांफते हुए, कांपते हुए, और पहली बार खुली हवा में सांस लेते हैं।
उधर सुबह गार्ड रूटीन चेकिंग पर आते हैं, सेल में झांकते हैं। तीनों बेड पर कैदी सोते दिखते हैं। गार्ड डंडा मारता है, कोई नहीं हिलता। वो गुस्से में कंबल हटाता है और अगले ही पल उसके हाथ से डंडा गिर जाता है। नकली सिर जमीन पर लुढ़क जाता है। पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। सायरन, लॉकडाउन, तलाशी, समंदर में नावें, हेलीकॉप्टर, लेकिन मॉरिस और दोनों भाई कभी नहीं मिले। आज तक कोई नहीं जानता कि वो जिंदा बचे या समंदर में मरे, लेकिन एक बात तय है, जिस जेल से कोई नहीं भाग पाया, अल्काट्राज, वहां से ये तीनों गायब हो गए और उसी दिन दुनिया की सबसे सिक्योर जेल एक कहानी बनकर रह गई।